बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक मासूम लड़की के ऊपर बीती दुख भरी सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं कहानी। मामूल के मुताबिक आज मैं दफ्तर जाने के लिए अपने घर से निकला ही था कि थोड़ी दूर जाने के बाद मेरे मोबाइल की घंटी बज उठी। मैंने मोबाइल जेब से निकाला तो स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। सुबह के 10 बजे थे, मुझे देर हो रही थी, फिर भी मैंने कॉल अटेंड कर ली। जी फरमाइए। मैंने सोचा कि शायद ऑफिस से किसी ने कॉल की है, कोई इमरजेंसी हो गई है। तभी मुझे दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई थी। क्या आप असगर साहब बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ, कहिए। तभी उस शख्स ने सर्द लहजे में कहा, असगर साहब, क्या आपको पता है कि आपके घर में क्या हो रहा है? जी, क्या कहा आपने? क्या मतलब क्या हो रहा है? मैंने हड़बड़ाकर पूछा। आपकी बीवी परवीन अभी किसी गैर मर्द से मुलाकात कर रही है। शायद आपको अपने घर की जरा भी परवाह नहीं है। इतना कहकर उस शख्स ने कॉल बंद कर दी। मुझे कुछ कहने का मौका तक नहीं दिया। मैं हैरान परेशान खड़ा रह गया। अव्वल तो इस शख्स को मेरी बीवी का नाम कैसे पता, और फिर इसे मेरे घर में दखल अंदाजी देने की क्या जरूरत थी? परवीन पर तो मैं शक करने का सोच भी नहीं सकता था। वो इंतहाई निमाजी, परहेजी और बाकिरदार औरत थी। मेरी मुलाकात अगरचे उससे इत्तेफाकिया हुई थी, मगर कुछ ही दिनों में उसने मेरा दिल जीत लिया था। मगर कहते हैं ना कि औरत को यकीन करने में और मर्द को शक करने में देर नहीं लगती। मैं शक के हाथों मजबूर होकर घर की तरफ चल पड़ा, क्योंकि मैं जाने अनजाने में परवीन के बारे में कुछ ऐसा वैसा ही सोच रहा था। मैंने घर जाकर दरवाजे की बेल बजाई तो काफी देर तक कोई बाहर न आया। थोड़ी देर बाद मुझे परवीन के हल्के हल्के कदमों की चाप सुनाई दी। मैं उसके कदमों की आवाज तक पहचान लेता था। उसने दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर घबराहट थी। गालिबन वो मेरे इस कदर अचानक आने पर खासी हैरान रह गई थी। उसने बौखलाए हुए लहजे में पूछा, असगर, आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? मैंने उसकी बात का जवाब न दिया और आगे बढ़ गया। परवीन, मुझे कोई जरूरी काम पड़ गया, इसीलिए आना पड़ा। शायद 2-3 घंटे तक जाऊंगा। मेरी बात सुनकर परवीन की हालत यूं हो गई जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। अब तो मेरा शक यकीन में बदल चुका था। परवीन मुझे ड्राइंग रूम की तरफ ले जाना चाह रही थी, जबकि मैं बेडरूम की तरफ बढ़ने लगा। तभी परवीन आगे बढ़कर बोली, आपकी फाइल कहाँ रह गई है? बताइए, मैं ढूंढ दूं। मैंने तुमसे कहा है कुछ ढूंढने को। मैंने उसे घूर कर देखा। मैं उसे एकदम से कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि बिना सबूत के उसे कुछ कहना उसकी तौहीन ख्याल करता। खैर, अपने कमरे में आकर मुझे कुछ मशकूक नजर नहीं आया। मैंने फाइल ली और वापस जाने के लिए बढ़ ही रहा था कि मेरी नजर टेबल पर रखी रिस्ट वॉच पर पड़ी। ये मर्दाना रिस्ट वॉच थी, और यकीनन ये रिस्ट वॉच किसी आदमी की थी, क्योंकि मैं ये वॉच नहीं पहनता था। तभी मैंने परवीन की तरफ सवालिया निगाहों से देखा। अरे असगर, आपने मेरा सरप्राइज खराब कर दिया। ये रिस्ट वॉच मैंने आपके लिए ली है, परवीन ने बात बनाते हुए कहा। मेरी नजरें वॉशरूम के बंद दरवाजे पर जाकर रुक गईं। वहाँ कौन है परवीन? मैंने सरसरी अंदाज में पूछा। अरे वो काम वाली बाई है ना, दूसरे वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा था तो वो इधर चली गई। परवीन ने एक और झूठ बोला। अभी मैंने इतना ही कहा था कि काम वाली बाई कमरे से अंदर आ गई। परवीन का रंग सर्द पड़ गया। मैंने नूरा को बाहर जाने का कहा और वॉशरूम के दरवाजे पर लाते और घूंसे मारने लगा। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी और दरवाजा भी मुसलसल बंद था। मैं दरवाजे को मुसलसल दस्तक देता रहा, मगर बेसूद। मिलाकर मुझे दरवाजा तोड़ना पड़ा। खैर, मैंने जैसे तैसे करके दरवाजा तोड़ा तो गुसल खाने में मेरी ही उम्र का एक मर्द छुपा बैठा था। तभी मैंने उसे गिरेबान से पकड़ा और झंझोड़ कर कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती, बेगैरत कहेंगे। अगर तुम में जरा सी भी गैरत होती तो तुम मेरे पहली बार दरवाजा खटकाने पर दरवाजा खोल लेते। डर क्यों रहे थे मुझसे? मैं तुमसे नहीं डर रहा था, मुझे परवीन की फिक्र है। उसने परवीन की तरफ देखते हुए कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। परवीन भी कुछ न बोली, जैसे उसे ये सब देखकर अच्छा लग रहा हो कि 2 मर्द उसके लिए पागल हो रहे हैं। मुझे परवीन पर सख्त गुस्सा आया। परवीन, कौन है ये? तुम बोलती क्यों नहीं हो? ये क्या बताएगी? ये तो तुमसे तंग आ गई है, मुझसे मोहब्बत करती है, इसीलिए रोज मुझसे मिलती है। तुम्हारे बेडरूम में हमारी मुलाकातें कितनी बार हो चुकी हैं। फिर उस शख्स ने कुछ ऐसी बेहुदा बातें कहीं कि मेरा पारा चढ़ गया। मैंने परवीन से उनकी तस्दीक चाही तो वो खामोश खड़ी रही, जैसे उसे किसी बात का इल्म ही ना हो। तभी मैंने उसे थप्पड़ रसीद किए और तलाक देकर घर से निकाल दिया। परवीन के चेहरे पर कोई मलामत नहीं थी। मैं गुजरे हुए दिनों को सोचने लगा। आज मेरा घर
वीरान और सोना सोना सा लग रहा था। परवीन लाख बुरी सही, मगर उसके जाने के बाद मैं उसे शिद्दत से याद कर रहा था। परवीन को गए हुए 3 दिन गुजर चुके थे। मेरे दिमाग में माजी का एक एक लम्हा किसी फिल्म की तरह चल रहा था। मैं एक दिन अपने घर में अकेला बैठा अखबार पढ़ रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई थी। जब परवीन टूटी फूटी हालत में मुझे काम के नाम पर भीख मांगती नजर आई थी। मैं वैसे अपने बारे में बताऊं तो मैं एक न्यूज़ चैनल में डायरेक्टर हूँ। मैंने हमेशा औरत का एक ऐसा रूप ही देखा है जिसके बाद औरत के वजूद से ही नफरत हो जाती है। नाचते थरकते वजूद जिनमें हया नाम की कोई चीज न होती मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। मैं शादी भी न करता अगर मुझे परवीन एक नौकरानी की सूरत में न मिलती। परवीन इंतहाई खूबसूरत थी, नमाज रोजे की पाबंद थी। इसने मेरे घर में रहते हुए न सिर्फ मेरी जिंदगी को सुकून बख्शा बल्कि वो हर वक्त नमाज रोजे और जिक्र अज़कार में मसरूफ रहती। उसके इसी किरदार ने मुझे परवीन से शादी करने पर मजबूर किया था। इस घर में रहते हुए उसने एक बार भी मेरे सामने अपने सर से दुपट्टा नहीं उतारा था। उसकी यही कुछ बातें थीं जो मेरे दिल में उतर गई थीं। मगर आज मैंने परवीन का वो रूप देखा था कि मरते दम तक औरत की ज़ात से एतबार उठ गया था। वो इस कदर बदकिरदार होगी मैंने सोचा भी नहीं था। मगर अभी ये सब खत्म नहीं हुआ था कि एक दिन घर आकर मुझे पोस्ट की तरफ से एक खत मिला। मैंने लिफाफा फाड़कर ये खत खोलकर पढ़ना शुरू किया तो मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई। परवीन ने मुझे अदालत की तरफ से नोटिस भेजा था। वो अपने हक महर का तकाजा कर रही थी। मुझे याद है परवीन ने एक बार खुद को घटिया और बेवकूफ़, मुझे आसमान का सितारा जबकि खुद को गटर की नाली का हकीर कीड़ा कहा था। तभी मैंने परवीन से वादा किया था कि मैं हक महर के तौर पर तुम्हें आधा करोड़ दे दूंगा। तुम्हें अपनी वक़्त तब पता चलेगी जब तुम अपनी जानने वाली सभी औरतों से ज्यादा हक महर के साथ मेरे निकाह में आओगी। इस बात पर परवीन बहुत खुश हुई थी, गोया मैंने उसका दिल जीत लिया था। मगर आज यही हक महर मेरे लिए एक मुसीबत बन गया था। मैं परेशान हो गया था क्योंकि ये रकम मुहैया करने के लिए मुझे अपना फ्लैट बेचना पड़ता जो मैं हरगिज़ बेचना नहीं चाहता था। ये मेरी वालिदा की निशानी थी। बहरहाल मैंने अपने एक वकील दोस्त से मशवरा किया। तब उसने मुझे एक ऐसा मशवरा दिया जिसने मेरी ज़िंदगी आसान कर दी। अब मैं मुतमईन होकर बैठ गया और अगले नोटिस का इंतज़ार करने लगा। 15 दिन के बाद मुझे एक और नोटिस मिला जिस पर मुझे अदालत में हाजिर होने का कहा गया था। मैं अदालत में हाजिर हुआ। मेरा अंदाज बिल्कुल मुतमईन था। मैंने वकील के सभी सवालों का सही से जवाब दिया। फिर जब मेरी बारी आई तो परवीन ने मुझ पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए कि वो मेरे साथ रहना चाहती थी, मगर मैंने उसे ज़बरदस्ती तलाक दे डाली। तभी मैंने अदालत के सामने एक ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार किया कि परवीन ने भी मुझसे ऐसी चालाकी की तवक्को नहीं की होगी। मैंने परवीन के लिए निहायत अच्छे अल्फाज का इंतखाब किया। मैंने कहा, मेरी बीवी शायद किसी वक्ती दबाव में आकर ऐसा कह रही है क्योंकि ये कुछ दिनों से घर से गायब है। इसके अगवा होने की रिपोर्ट मैंने पुलिस में भी लिखवाई थी, मगर बदकिस्मती से मैं परवीन तक पहुंच नहीं सका। परवीन को शायद वहनी दबाव की वजह से ऐसी बातें बोलने पर मजबूर किया गया है, क्योंकि ना ही मैं परवीन को घर से निकालना चाहता हूँ और ना ही उसे तलाक देना चाहता हूँ। भला मुझे अपनी खूबसूरत बीवी से क्या गिला होगा जिसके साथ मैंने अपनी मर्जी से शादी की थी। मेरी इस बात ने केस की काया पलट दी थी, क्योंकि परवीन के साथ सबूत कोई नहीं था जिससे वो ये साबित कर सके कि मैंने उसे तलाक दी है। अदालत को मेरे जवाब माकूल लगे थे। मेरा एतमाद भी ऐसा था कि परवीन को मेरे हवाले कर दिया गया। वो मेरी कस्टडी में आ चुकी थी। अदालत में केस खत्म हो गया था। ये मामूली सा केस था। इसके लिए शुक्र है कि मुझे ज्यादा तारीखें भुगतना नहीं पड़ी। जज साहिबान ने भी इस मामले को काफी हल्का लिया था। बहरहाल मैं परवीन को लेकर घर आ गया। घर आकर मैंने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। उस पर गुस्सा किया, चीखा चिल्लाया, बेगैरत घटिया औरत, मैंने तुम पर कितना भरोसा किया था। तुम्हें एक नौकरानी से घर की मालकिन बनाया और तुमने क्या किया? तुमने एक और अमीर शख्स के लिए मुझे ही धोखा दिया। तुम्हें क्या लगता था कि तुम मुझसे जीत जाओगी? मेरा 50 लाख रुपया लेकर मुझे धोखा दोगी? मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में मरोड़ते हुए कहा। वो दर्द से बिलबिला उठी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर उसने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने समझा 2-3 दिन में इसका दिमाग खुद ही ठिकाने आ जाएगा। तभी मैंने इसे दरवाजे में बंद रखा। खाने पीने की चीजें मैं उसे दे देता था,
मगर वो सारा दिन भूखी प्यासी पड़ी रहती, खाने की किसी चीज को हाथ न लगाती। उसकी हालत अब काबिले रहम हो गई थी, मगर वो मुझे कुछ भी बताने पर तैयार नहीं थी। मैंने भी सोचा था कि आखिर अपने हालात से तंग आकर खुद ही अपना सच उगल देगी, मगर बड़ी ढीठ औरत थी, उसने अपनी जुबान न खोली। मगर इसी वाक़े के तकरीबन 1 हफ्ते बाद मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने वही जाना पहचाना शख्स खड़ा था। मैं इसे कैसे भूल सकता था? यही मेरी और परवीन की तलाक की वजह बना था। ये शख्स मुझसे बात करना चाहता था। चारों न चार मैं इसे घर के अंदर ले आया। मैं आपसे जरूरी बात करने आया हूँ, उसने अपने हाथों की उंगलियां मरोड़ते हुए कहा। मैं जानता हूँ आप मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, मगर बहुत मजबूर होकर आपके पास आया हूँ। खुदा के लिए परवीन को तलाक दे दीजिए। मैं आपकी मिन्नत करता हूँ, आप जो कहेंगे मैं मानने को तैयार हूँ। मुझे तो उस शख्स पर पहले ही गुस्सा था। मैंने इसे 1-2 थप्पड़ भी जड़ दिए। क्यों? अब क्यों तुम्हें तलाक चाहिए? तुमने तो अदालत में केस दायर किया था। क्या अब तुम्हें खुला का नोटिस नहीं भेजना मुझे? मैंने उस पर तंज का तीर फेंका। तभी वो मुझसे माफिया मांगने लगा। नहीं, मैं उसे हरगिज तलाक नहीं दूंगा। मैं उसे इसी घर में एक अज़ियतनाक मौत दूंगा। मैंने सफाकी से कहा तो मेरे पाँव पड़ गया। ऐसा मत करे, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकते? कौन लगते हो तुम उसके? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। तभी उसके चेहरे पर नागवारी आ गई। देखिए हजरत, आप जो शर्त कहेंगे मैं मानने को तैयार हूँ। आप परवीन को तलाक दे दीजिए। क्यों तलाक दे दूं? तलाक तो खैर पहले ही दे चुका हूँ, मगर तुम क्यों इस मामले में इतनी दिलचस्पी ले रहे हो? तुम जैसे घटिया लोगों को तलाक और निकाह का क्या पता? तुम तो हर हद को पार करके अपनी ख्वाहिश को मोहब्बत का नाम देते हो। फिर मैंने कुछ सोचकर कहा, अच्छा मैं एक शर्त पर परवीन को छोड़ने कर तैयार हूँ, अगर तुम मुझे उसकी हकीकत भी बता दो। और हाँ ये भी कि हक महर में तुम्हें नहीं दूंगा, बल्कि मेरा शादी पर जितना भी खर्चा हुआ है वो तुम लोगों को वापस करना होगा। उस शख्स ने मेरी शर्त मान ली, मगर दूसरी शर्त जिसके मुताबिक उसने मुझे अपनी सारी हकीकत बताना थी वो अभी बाकी थी। तभी उस शख्स ने अपनी कहानी सुनाना शुरू की। कहने लगा, मेरा ताल्लुक एक निवाही इलाके से है। मैं और मेरी बीवी मोहब्बत की शादी करके शहर आकर आबाद हो गए थे। शहर आने के बाद जहां हमने गांव के रसूम और रिवाज को भुला दिया, वहीं पैसे कमाने के चक्कर में हम अपनी इखलाकी हुदूद को भी पार कर बैठे। हम दोनों मियाँ बीवी ने एक ऐसा शैतानी खेल बनाया जिसने दिनों में हमें अमीर कर दिया था। ये एक ऐसा खेल था जिसमें मुझे भी लुत्फ आता था। दरअसल मेरी बीवी और मैं जहाँ भी किराए पर घर लेते थे, उन मियाँ बीवी के दरमियान शैतान के हथकंडों को इस्तेमाल करते हुए हम ऐसी फूट डालते कि दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना न चाहते थे। हम लोगों का तरीका वारदात ये था कि हम अमूमन ऐसे जोड़ों को अपना निशाना बनाते जिनमें पहले से लड़ाई झगड़े चल रहे हों और जो अपनी बातें आसानी से दूसरों को बताते हों। मेरी बीवी लोगों की बीवियों को भड़काती, जबकि मैं शक पैदा करने की खातिर मर्दों को वरगलाता था। कई बार ये जोड़े एक दूसरे से सुलह कर लेते, मगर अक्सर आपस में तलाक वाक़े हो जाती। तभी मेरी बीवी हमदर्द बनकर हिलाला के लिए इन दोनों को आमादा करती। हिलाला के लिए मेरा नाम लिया जाता और मैं जो बखूबी इस काम में माहिर था फौरन से हामी भर लेता। यूं हमें इनके हिलाला की इवज़ अच्छी खासी रकम मिल जाती थी। क्योंकि हलाले के बाद हम अक्सर तलाक देने में ज़रा ताख़ीर से काम लेते थे, तो मालिक के मकान या जो भी अमीर शख्स हमारे शिकंजे में आया होता हमारी मतलूबा रकम अदा करके तलाक का तकाजा करते। एक बार हम दोनों मियाँ बीवी नौकर नौकरानी बनकर एक बड़े बंगले में गए। यहाँ की मालकिन इंतहाई खूबसूरत थी। मैंने इसके शौहर को बदगुमान करने में खासी मेहनत की थी। इसका शौहर अगरचे खासा गुस्से वाला था, मगर निहायत अमीर आदमी था। मालकिन कम उम्र थी और ये शख्स उसके साथ बुरा सलूक करता था। मेरी बीवी को मालूम हुआ कि ये शख्स अपनी बीवी पर गुस्सा करता है और वो कभी इस गुस्से का जवाब तक नहीं देती। बस इसी बात पर इनका रिश्ता कायम था। मेरी बीवी ने उस मालकिन को समझाया कि मेरा शौहर मेरे साथ कभी गुस्सा नहीं करता। तुम भी इंसान हो, अपने हुकूक का इस्तेमाल करो। इतनी खूबसूरत औरत हो, क्यों इतना गुस्सा सहती हो? तभी मालकिन भी अपने शौहर से बदगुमान हो गई। एक दिन इसने अपने शौहर के सामने गुस्सा किया तो वो गुस्से का तेज आदमी उसने इस औरत को तलाक दे दी। हमारा मकसद पूरा हो गया, मगर फिर ये शख्स अपनी बीवी को तलाक देने के बाद पछताने लगा। तभी मेरी बीवी ने
हलाले का रास्ता इन दोनों को बताया। 4 माह के बाद ये औरत मेरे निकाह में आ गई। मैंने उससे कुछ इस तरह से बातें की कि ये मेरे दाम में आ गई। अब मालिक के पास दोबारा जाने का नाम नहीं लेती थी, जबकि मेरी बीवी को भी शक होने लगा था कि मैं इस औरत के बारे में कुछ ज्यादा ही संजीदा हो गया हूँ। वो मुझे तलाक देने पर इसरार करने लगी, मगर मेरा दिल न करता था कि उसे छोड़ दूं। इतनी खूबसूरत औरत से भला किसका दिल इतनी जल्दी भरता है। मेरी बीवी को ये बात बुरी लगी। हम दोनों में लड़ाई झगड़ा होने लगा। तब उस मालकिन को भी पता चल गया कि ये सब हमारा बिछाया हुआ जाल था। हम दोनों एक दूसरे पर इल्जाम धरने लगे और इसी में हमारी तलाक हो गई। अब हमारे लिए ये तलाक सिर्फ एक रिश्ते का टूटना नहीं था, बल्कि एक बिजनेस डील का खराब होना था। हमारा साथ रहना इंतहाई जरूरी था। आज तक हमने जो लोगों के साथ किया था वो हमारे साथ हो गया था। तभी हमें दोबारा एक साथ होने के लिए हलाले की जरूरत पड़ी। हम दोनों आपको जानते थे, इसीलिए मेरी बीवी नौकरानी बनकर आपके पास आई, मगर फिर उसने कहा कि 6 महीने में इसके साथ रहूंगी। मुझे अपनी कीमत वसूल करनी चाहिए। तभी हक महर के लिए आपसे 50 लाख की रकम का तकाजा किया। मैं अपने इस तजुर्बे से सीख गया हूँ कि इंसान जो किसी के साथ करता है वही उसके साथ होता है। मैं आज तक 7-8 औरतों का हलाला कर चुका हूँ। मुझे हर बार एक नया तजुर्बा होता था। मेरी जिंदगी भी रंगीन होती थी, मगर अब मैं इस सब से तौबा कर चुका हूँ। मुझे ऐसी हराम की कमाई नहीं चाहिए जिससे मेरा अपना घर बर्बाद हो। ये कहकर वो शख्स रोने लगा। मुझे इनकी मजबूरी समझ में आ गई थी। गलती जाहिर है इंसान से होती है। दिल तो चाहा कि इस शख्स को पूरे मीडिया पर बदनाम कर दूं, मगर उसने अपने जुर्म से तौबा कर ली थी, सो मैंने इसे जाने दिया। मैंने परवीन को किसी जुर्माने का नहीं कहा, ना ही उसे तलाक के लिए मजीद ब्लैकमेल किया, वरना फिर मुझ में और परवीन के शौहर में क्या फर्क रह जाता। और हाँ, आपको बताता चलूं कि जिस शख्स ने उस दिन मुझे कॉल की थी वो कोई और नहीं, परवीन का अपना शौहर था। और मुझ बेवकूफ को ये भी समझ नहीं आई कि इस शख्स को हमारे घर के हालात के बारे में कैसे पता। सच है कि गुस्सा इंसान की अक्ल के चिराग गुल कर देता है और इसका खमियाजा अक्सर लोगों को हिलाले की सूरत में भुगतना पड़ता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो उर्दू कहानी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा।